Hello students, welcome to Adda 24/7. I'm Rebecca and in this video session I'm going to teach you a lesson of class 11th which has been taken from the book Hornbill. This is a poem, poem 3, and the name of the poem is The Voice of Rain. The poet of this poem is Walt Whitman. So here we will learn the question answers of this particular poem. So let's get started. The first question that is given to us here is question number 1, which says what? Which says there are two voices in the poem. What do they belong to? Which lines indicate this? आपको बताना है यहाँ पर दो आवाज़ें इस्तेमाल करी गई हैं और आपको बताना है वो जो दो आवाज़ हैं, जो दो वॉइसेस हैं, वो पोम में किसकी हैं, इस कविता में किसकी हैं, वो किससे बिलोंग करती हैं, यानी कि वो दो वॉइसेस एक्चुअली में किसकी हैं और आपकी कौन सी लाइन पोम की इंडिकेट करती है कि ये उस पर्टिकुलर क्रिएचर की वॉइस है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू कि जो हमारे पोएट हैं वॉल्ट विटमैन, वो यहाँ पर बहुत ब्यूटिफुली एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे जो रेन थी उसने मुझसे बात करी और उन्होंने वाटर साइकिल को बहुत ब्यूटिफुल वे में पोएटिक फॉर्म में डिफाइन किया है. उन्होंने कहा कि मुझसे रेन ने बातें करी, यानी कि पहला पर्सन कौन हुआ, पोएट, और सेकंड कौन हुई, रेन. सो हियर इन द फर्स्ट एंड सेकंड लाइन it indicates that the poet is the first person who is talking here. That means the first voice is of the poet. And who art you, said I to the soft falling shower, was strange to tell, gave me an answer as here translated. So the first voice is of the poet. I would like to write here one of them belongs to the poet indicated in first and second line. And if we go further, we can see the another line which has been given in third and ninth line of the poem, which says that this poem is actually saying कि the second voice is of rain. जो दूसरी आवाज़ है वो किसी और की नहीं बल्कि वो बारिश की है और वो जोर जोर से कहती है कि ये मैं हूँ. I am who's the poem of the earth. ये मैं हूँ जो अर्थ के पोएम हूँ और यहाँ पर I कौन है, I refers to the rain. So if this can ever ask to you which are the two voices that has been used in this poem are, the first one is of poet which has been given in first and second line, and the another one is of rain which has been taken in third and ninth line. क्लियर है? तो यहाँ पे दो आवाजें इस्तेमाल हुई हैं, एक पोएट की और दूसरी रेन की. अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है. What does the phrase strange to tell means? आपको इस पोम में एक स्टेटमेंट दिया गया, एक फ्रेज दिया गया. फ्रेज क्या होते हैं, द शॉर्ट सेंटेंसेस. और यहाँ पे जो फ्रेज था स्ट्रेंज टू टेल, स्ट्रेंज टू टेल का क्या मतलब है ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है. इसका मतलब क्या है, व्हाट डज इट मीन? सो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब बारिश क्या है, इट इज अ नॉन लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग जनरली क्या कहा जाता है कि वो आवाज नहीं प्रोड्यूस कर सकता, वो आवाज फॉर्म नहीं कर सकता. सो हमारे पोएट यहाँ पे कहते हैं कि मुझे बड़ा ही अजीब लग रहा था कि मुझसे एक नॉन लिविंग थिंग जो कि कौन थी, रेन थी, वो बात कर रही थी कि ये मैं हूँ, पोम ऑफ द अर्थ. सो आई वाज शॉक्ड एंड दैट्स व्हाई ही सेज दैट इट इज स्ट्रेंज टू टेल. मुझे बताते हुए आपको बहुत अजीब लग रहा है. So how will you write it? The phrase gave reference to a strange phenomenon. The rain gives an answer to the poet. And this is the only strange thing that a non-living thing is giving answer to a living thing, which is very, very difficult to understand. समझ ही नहीं आ रहा था कि एक ना बोलने वाली चीज़ अचानक से कैसे बोल सकती है. Got it? So this was strange. Now we'll move ahead for question number 3. Let's see question number 3 हमसे क्या कह रहा है. There is a parallel drawn between the rain and music. Which word indicate this? Explain the similarity between the two. आपको बताना है आपकी जो पोम थी उसमें से कौन से ऐसे शब्द थे जो एक तरह का पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं किसके और किसके बीच में, रेन के बीच में यानी कि बारिश के बीच में और एक म्यूजिक के बीच में. सो किस तरह का एक पैरेलल ड्रॉ किया गया है, कैसे इन दोनों को सिमिलर बताया गया है, ये आपको यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सी वो लाइन्स है पोम की जो हमें ये दिखा रही हैं कि रेन और म्यूजिक दोनों पैरेलल हैं, सिमिलर हैं और आपको इनके बीच की सिमिलैरिटी भी डिफाइन करनी है. राइट?
तो जो लाइंस आई हैं वो कौन सी लाइंस आई हैं कि मैं नीचे से ऊपर जाती हूँ, फिर ऐसे पूरा रोल डाउन करके अपनी जगह पर वापस पहुंच जाती हूँ. सो सेम गोज विद द म्यूजिक ऑल्सो. जो म्यूजिक स्टार्ट होती है वो सिंगर से शुरू होती है और सिंगर पे ही आकर के वापस मिल जाती है और ये प्रोसेस कंटिन्यू होता है. सो हाउ विल यू राइट इट? द फॉलोइंग वर्ड्स इंडिकेट द पैरेललिज्म बिटवीन रेन एंड म्यूजिक. कौन कौन से शब्द हैं? पोम ऑफ अर्थ, अर्थ की कविता, which is a kind of music for us. Eternal I rise impalpable out of land. मैं कहाँ से निकलती हूँ? मैं लैंड से ऊपर जाती हूँ, ओशन से ऊपर जाती हूँ. और सॉन्ग के लिए क्या बोला गया है? फॉर सॉन्ग ड्यूली विद लव रिटर्न्स. यहाँ पर आपको बताया गया है कि लैंड और ओशन से जो रेन होती है वो ऊपर पहुँचती है, राइट? और ऊपर पहुँचने के बाद फिर वो बारिश के फॉर्म में नीचे लैंड में ही मिल जाती है. और यहाँ पर म्यूजिक के बारे में क्या बताया गया है कि वो एक सिंगर से शुरू होता है और जब सिंगर मल्टीपल जगह परफॉर्म करता है तो फिर उसको वापस रिटर्न में क्या मिलता है? रिवॉर्ड्स. तो यानी कि उसकी जितनी भी मेहनत थी वो उसको रिटर्न में मिल गई. ऐसे ही बारिश ने भी जितनी भी मेहनत करी उसका वाटर साइकिल कंप्लीट हो गया. सो दिस इज व्हाट क्वाइट सिमिलर बिटवीन सॉन्ग एंड द रेन. नाउ व्हाट इज द सिमिलैरिटी अकॉर्डिंग टू अस? बोथ ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम सोर्स. दोनों सेम सोर्स से ही ओरिजिनेट होती हैं. दैट मीन्स सिंगर से सॉन्ग प्रोड्यूस होता है और लैंड और ओशन से रेन प्रोड्यूस होती है. दे राइज अप, दोनों ही एक ही तरीके से ऊपर जाती हैं. वॉन्डर, इधर उधर भटकती हैं. आपने देखा होगा सिंगर्स को, सिंगर्स क्या करते हैं? वो अलग अलग म्यूजिक टैलेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, उसके बाद फिर वो अलग अलग जगह पे जाते हैं, गाते हैं, शोज करते हैं. वहीं अगर रेन को अब देखो तो रेन जब राइज अप हो जाती है तो वो अलग अलग जगह पर जा करके गिरना शुरू कर देती है. इनको क्या मिलता है? फुलफिलमेंट भी मिलता है. बाद में रिटर्न में ये वापस अपनी ही जगह आ जाते हैं. जैसे म्यूजिक को, सिंगर को अवार्ड मिल जाता है, रिवॉर्ड मिल जाता है, तो वो उसके लिए क्या है? फुलफिलमेंट है. वैसे ही अर्थ को जब नमी मिल जाती है तो वो उसके लिए फुलफिलमेंट है. तो रेन वापस ऊपर जाकर के वापस रेन को क्या कर देती है? नम कर देती है. तो इस तरीके से पूरा वाटर साइकिल चल रहा है कि लैंड से ही शुरू हो रहा है और लैंड पे ही खत्म हो रहा है. दिस इज फुलफिलमेंट. एंड वेदर केयर्ड अबाउट और नॉट, और दोनों का ही भले ही ध्यान दिया जाए या ना दिया जाए, कोई बारिश को नोटिस करे या ना करे, कोई सिंगर को नोटिस करे या ना करे, वो लोग फाइनली रिटर्न कहाँ पर होते हैं? अपने ओरिजिन पे. एंड द ओरिजिन इज विद लव. गॉट इट? नाउ लेट्स मूव अहेड एंड लुक फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज क्वेश्चन नंबर 4. This question is asking how is the cyclic movement of the rain brought out in the poem. किस तरीके से जो रेन का साइक्लिक मूवमेंट है वो यहाँ पर इस पोम में बताया गया है. तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले जो बारिश होती है वो कहाँ से उठती है? ओशन से या फिर लैंड से. वो जब उठ रही होती है तो वेपर्स के फॉर्म में होती है, तो विजिबल नहीं होती, दिखाई नहीं दे रही होती. फिर वो क्लाउड में पहुंच जाती है जहाँ पर उसका जो फॉर्म होता है वो अनक्लियर होता है और फिर बारिश की बूंदों में वो टपकने लगती है. और टपक करके वो कहाँ जाती है? वो उन सूखी जगह पर जाती है जहाँ पर अभी तक बारिश नहीं हुई थी, या फिर वो सारे के सारे जो छोटे छोटे से टाइनी टाइनी से पार्टिकल्स होते हैं उनको लेकर के बह जाती है. सो इस तरीके से उसका ये जो प्रोसेस है वो ऊपर से लेकर नीचे तक कंटिन्यू होता रहता है. नाउ हाउ विल यू राइट? रेन वाटर राइजेस अनटच्ड आउट ऑफ द लैंड एंड डीप सी एंड गैदर्स इन द स्काई. तो रेन वाटर कहाँ से उठता है? लैंड से और डीप सी से, जहाँ पे उसे कोई छू नहीं सकता, टच नहीं कर सकता. और फिर जाकर के कहाँ इकट्ठा हो जाता है? बादलों में, आकाश में, बादल के फॉर्म में. वेयर इट चेंजेस फॉर्म, जहाँ पे इसका फॉर्म चेंज हो जाता है, एंड विच इज नॉट क्लियर, एंड देन कम्स डाउन टू द अर्थ, और वापस अर्थ पे आ जाता है टू बेद ड्राई टानी पार्टिकल्स. बेद का मतलब क्या होता है? बहाना. छोटे छोटे से जो पार्टिकल्स होते हैं उनको वो बहा देता है, चाहे वो डस्ट के पार्टिकल्स हों या फिर और भी किसी चीज़ के पार्टिकल्स हों या फिर कोई भी चीज़ जो बरेड होती है उनको भी वो बाहर निकाल देता है. सो इस तरीके से वो सारी जगहों पर पहुंच जाता है. देन व्हाट हैपेंड? इट रिटर्न टू द प्लेस ऑफ इट्स ओरिजिन. और फिर नीचे आते आते वो ज़मीन के अंदर वापस दफन हो जाता है, लैंड में, ओशन में चला जाता है. सो इस तरीके से जहाँ से वो ओरिजिनेट हुआ होता है वहीं पे ही वो मिल जाता है. तो साइंस टेक्स्ट बुक इंडिकेट दैट water vapors from the rivers and oceans rise up to the sky due to the intense heat. They assume the form of
clouds, and after condensation drop down as rain. The water flows back through the rivers to the seas and the ocean. और ये चीज़ साइंटिफिकली भी प्रूवन है, साइंस ने भी ये चीज़ कहा है कि जब धूप ज़मीन पर पड़ती है या ओशंस में पड़ती है तो इसका जो पानी होता है, ओशन का पानी और ज़मीन की नमी, ये भाप बन करके ऊपर उठने लगती है और क्लाउड्स के फॉर्म में ऊपर पहुंच जाती है, वेपर्स के फॉर्म में, क्लाउड्स के फॉर्म में ऊपर जाके इकट्ठा हो जाती है. फिर जब बहुत ज़्यादा मॉइस्चर क्लाउड्स में क्रिएट हो चुका होता है तो फिर वो बरस जाता है और बरस करके वापस कहाँ जाता है, अर्थ पर, और फिर वो अर्थ से बह करके और रिवर्स में बह करके वो कहीं ना कहीं ओशन में मिल जाता है. सो इस तरीके से वाटर का पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाता है. ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5. नाउ लेट अस सी व्हाट दिस क्वेश्चन इज सेइंग. व्हाट आर द लास्ट 2 लाइंस पुट विद इन ब्रैकेट्स. आखिरी 2 लाइनें जो आपको ब्रैकेट में दे करके रखी हैं रिलेटेड टू द पोएट सॉन्ग, वो आपको क्या बता रही हैं. तो ये आपको यहां पर देखना है. So the last 2 lines contain a comment about the music. तो आखिरी की 2 लाइनों में जो हमारे पोएट हैं उन्होंने म्यूजिक को लेकर के कमेंट किया है और उन्होंने म्यूजिक को सिमिलर बताया है रेन के जैसे. उन्होंने कहा जैसे रेन का एक प्रोसीजर होता है, वाटर की एक साइकिल होती है, वैसे ही म्यूजिक की भी एक साइकिल है. इट ऑल्सो कंप्लीट्स इन अ साइकिल. डिफर फ्रॉम दी फर्स्ट 9 लाइन्स. और ये जो लाइनें हैं 2 वो लास्ट की 2 लाइनों से, अगर बाकी लाइनों का कंपैरिजन किया जाए तो लास्ट की 2 लाइनें बाकी सारी लाइनों से बहुत डिफरेंट है, बहुत अलग है. दे आर वेरी वेरी डिफरेंट. द फर्स्ट 2 लाइन्स आर द वॉइस ऑफ द पोएट. पहली 2 लाइन्स जो है वो क्या है, वो आवाज है पोएट की. वेयर एज, जबकि लाइन्स 3 to 9 आर स्पोकन बाय द रेन. पहली दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं वो किसने बोले हैं, पोएट ने बोले हैं. 3 से 9 तक स्टेटमेंट किसने बोले हैं, रेन ने बोले हैं. एंड द साइकिल ऑफ सॉन्ग इज पुट विद इन द ब्रैकेट टू मार्क द डिफरेंस इन द स्पीकर बट सिमिलैरिटी इन द कंटेंट. और जो चीज़ आपको ब्रैकेट में रख करके दी गई है वो एक तरह का डिफरेंस क्रिएट तो कर रहा है, लेकिन ये जो डिफरेंस है वो सिर्फ और सिर्फ स्पीकर के लिए है, लेकिन बाकी में सिमिलैरिटी तो दिखाई गई है ना. दैट मीन्स एज आई टोल्ड यू कि रेन और म्यूजिक को कंपेयर करने के लिए या सिमिलैरिटी उनमें दिखाने के लिए उन्होंने इस वाली लाइन को मेंशन तो किया और ये वाली लाइन को उन्होंने 2 लाइंस में मेंशन किया जिसमें उन्होंने म्यूजिक के बारे में बताया और कहा कि म्यूजिक काफ़ी हद तक रेन से सिमिलर होती है, राइट. लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंस भी क्रिएट कर रहा है. क्यों? क्योंकि पहली 2 लाइनें तो पोएट ने कह दी थी, 3rd से लेकर 9 तक जो स्टेटमेंट्स थे वो रेन के थे और लास्ट 2 लाइन एक सिमिलैरिटी ऐड करने के लिए जोड़ा गया, राइट. तो आई होप कि दिस इज क्वाइट क्लियर कि लास्ट 2 लाइन्स जो थी वो क्या दिखा रही थी, वो म्यूजिक के बारे में बता रही थी और उसमें म्यूजिक को सिमिलर दिखाया गया है विद व्हाट, विद रेन. द प्रोसेस ऑफ म्यूजिक एंड द प्रोसेस ऑफ रेन आर क्वाइट सिमिलर. दिस हैज बीन मेंशन्ड in the poem. Next is list the pair of the opposites found in the poem. आपको इस पोम में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स देखने के लिए मिलेंगे जो एक दूसरे के ऑपोजिट्स हैं. तो कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो एक दूसरे के ऑपोजिट्स हैं वो आपको यहाँ पर बताने थे. तो पहला है राइज एंड डेसेंट. राइज का मतलब होता है ऊपर जाना और डेसेंट का मतलब होता है नीचे आना. बारिश नीचे आती है ना, तो डेसेंट पहले ऊपर जाती है फिर नीचे आती है. डे एंड नाइट, दिन और रात. रेकेंड और अनरेकेंड, मतलब जिसको अटेंशन मिले या फिर दे आर अनहीडेड. हीडेड और अनहीडेड, यानी कि अटेंशन मिले या फिर ना मिले. सो दीज आर दी टू ऑपोजिट वर्ड्स दैट हैज बीन मेंशन्ड हियर. ठीक है, तो हम इनको ये भी बोल सकते हैं, अगर हमको इस लाइन में पूछा जाए कि कौन सी फिगर ऑफ स्पीच या पोएटिक डिवाइस यूज हुई है, तो हम कह सकते हैं कि देयर ऑक्सीमोरॉन हैव बीन यूज्ड इन राइज एंड डिसेंट, डे एंड नाइट, रेकेंड एंड अनरेकेंड. ओके, 2 ऑपोजिट वर्ड्स का जहाँ पे इस्तेमाल होता है वो ऑक्सीमोरॉन कहलाते हैं. नेक्स्ट देखिए, अब आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए जाएंगे. आपको बताना है कि वो जो आर्किक वर्ड्स हैं उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है. आर्किक वर्ड्स अब मॉडर्न इंग्लिश में इस्तेमाल नहीं किए जाते. आपको बताना है कि मॉडर्न इंग्लिश में उन वर्ड्स का जो मतलब है वो क्या है. तो पहला स्टेटमेंट क्या था, एंड हु आर्ट यू. आर्ट रेफर्स टू आर एंड दाउ रेफर्स टू यू. सेड आई टू द सॉफ्ट
फॉलिंग शार। तो पोएट यहाँ पर जो हल्की हल्की सी बूंदाबांदी हो रही है, बारिश हो रही है, उस बारिश से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम कौन हो। सो आप इसको किस तरीके से लिखोगे, स्टेटमेंट को इंग्लिश में अगर आप लिखोगे तो क्या होगा, हु आर यू। सो हाउ विल यू राइट द कंप्लीट सेंटेंस, और इन द मॉडर्न इंग्लिश वे, आई सेड टू द सॉफ्ट फॉलिंग शार हु आर यू। मैंने हल्की फुल्की गिरती हुई बारिश से पूछा कि तुम कौन हो। नेक्स्ट, आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ सेड द वॉइस ऑफ द रेन। तो जो वॉइस ऑफ द रेन थी उसने क्या कहा कि मैं कौन हूं, मैं पोएम हूं अर्थ की। सो आपने क्या किया, इसको करेक्ट फॉर्म में लिख दिया इन द मॉडर्न इंग्लिश फॉर्म। द वॉइस ऑफ द रेन सेड आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट देखिए, एंड हु आर यू सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शार। दैट वुड बी करेक्टेड एज I said to the soft falling shower, who are you? Next was the I am the poem of the earth said the voice of the rain. So इसका correction क्या हुआ था, the voice of the rain said I am the poem of the earth. The third one says what? Eternal I rise. Now if you have to change it in the modern way, you will write it I rise eternally. मतलब मैं ऊपर जाती हूँ, eternally मतलब ये प्रोसेस कभी भी खत्म नहीं होता। तो एटर्नल आई राइज की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, आई राइज एटर्नली इन अ डिफरेंट वे। नेक्स्ट देखिए, फॉर सॉन्ग ड्यूली विद लव रिटर्न्स। फॉर सॉन्ग ड्यूली विद लव रिटर्न्स का क्या मतलब है, जो गाना गाया जाता है चाहे कोई उसको अटेंशन दे चाहे ना दे, वो वापस घूम घाम करके हमें किसी ना किसी फॉर्म में मिल जाता है। तो इसको अगर आप लिखोगे करेक्ट फॉर्म में या करेक्ट वे में तो आप कैसे लिखोगे, फॉर सॉन्ग रिटर्न्स ड्यूली विद लव। सो इसको एक अनदर फॉर्म में किस तरीके से लिख सकते हो बिना इसकी मीनिंग को चेंज किए हुए, फॉर सॉन्ग रिटर्न्स जो गाना गाया जाता है वो वापस आ जाता है, ड्यूली विद लव, कंप्लीटली विद लव। नेक्स्ट देखेंगे शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस को। लेट अस सी कि शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस में से हमसे क्या क्या पूछा गया है और उसके आंसर्स को हम लोग कैसे करेंगे। ओके, सो लेट अस बिगिन। क्वेश्चन नंबर 1 इज आस्किंग द पोएम बिगिंस इन अ कॉन्वर्सेशनल टोन। आपने देखा यहाँ पर कि पोएट और किसके बीच में बात हो रही है, पोएट और रेन के बीच में बात हो रही है, राइट। सो हु आर द टू पार्टिसिपेंट्स, कौन कौन से दो पार्टिसिपेंट्स हैं जो बात कर रहे हैं, पोएट और रेन। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दिस मेथड, और इस तरह की जो कॉन्वर्सेशनल टोन है इसका फायदा क्या है ये भी आपने यहाँ पे बताना है। सो द टू पार्टिसिपेंट्स आर पोएट एंड द रेन। द पोएट मेक्स द रेन रिलेट इट्स ओन स्टोरी। जब पोएट ने ये कॉन्वर्सेशनल स्टोरी लिखी, कॉन्वर्सेशनल टोन लिखी, तो वो क्या करना चाह रहे हैं, वो एक रिलेशन शो करना चाह रहे हैं रेन का अपने साथ, अपने सॉन्ग से, अपनी पोम से। दिस डायरेक्ट प्रेजेंटेशन मेक्स द नरेशन मोर ऑथेंटिक, इंटरेस्टिंग एंड कैप्टिवेटिंग। जब इस तरह का कोई कॉन्वर्सेशनल टोन हम लोग देखते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, हम बहुत ही इंटरेस्ट लेते हैं उसमें, हम कहीं ना कहीं उसमें डूब जाते हैं और हमें बड़ा ही मज़ेदार और यूनिक लग रहा होता है ये, राइट। सो इस वजह से जो हमारे पोएट हैं उन्होंने इसको कॉन्वर्सेशनल टोन में लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चंस। ओके, नाउ लेट अस बिगिन। बिहाइंड द apparent simplicity, the poem hides a deep meaning. What exactly does the poem convey to the reader? आपने इस पोम को देखा होगा, यहाँ पे एकदम क्लियरली हमको समझ में आ रहा है द पोम इज वेरी वेरी सिंपल। बहुत सिंपल तरीके से पोएट ने अपनी बातचीत करी किससे, रेन से, और बहुत सिंपल तरीके से इस पोएम को खत्म कर दिया। बट इसमें एक डीप मीनिंग है, बहुत डीप मीनिंग। सो वो डीप मीनिंग क्या है जो पोएट ने रीडर को कन्वे करने के लिए छोड़ दिया है। तो वो डीप मीनिंग क्या है, आप ध्यान से सुने अगर तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि पोएट रेन से कह रहे हैं कि तुम कौन हो। तो पोएम में जो रेन है वो क्या कर रही है, वो अपनी पूरी वाटर साइकिल को डिफाइन कर रही है। तो उन्होंने बहुत सुंदरता से रेन को बताया कि कैसे वो एक लॉन्ग लास्टिंग प्रोसेस करके उसी जगह पर पहुंच जाती है जहां से वो ओरिजिनेट हुई है। वैसे ही उन्होंने उसको कंपेयर किया म्यूजिक से और बताया कि कैसे म्यूजिक उसी जगह से ओरिजिनेट होता है और वापस उसी जगह पे खत्म हो जाता है, मुझसे शुरू और मुझे पे आके खत्म हो जाता है इन सम डिफरेंट फॉर्म। सो पोएट डीप मीनिंग क्या कन्वे कर रहे हैं, पोएट डीप मीनिंग ये कन्वे कर रहे हैं कि जो चीज जहां से स्टार्ट होती है उसका एंड वहीं पर ही होता है, राइट। सो हाउ विल यू राइट इट, द पोएम इज नॉट merely अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ रेन। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें बारिश की लाइफ साइकिल ही नहीं बताई गई है, बल्कि इसकी एक डीपर मीनिंग मेंशन करी गई है। व्हाट इज दैट,
रेन इज अ पोम और थिंग ऑफ ब्यूटी। जो बारिश है वो एक कविता है, वो सुंदरता से भरी हुई चीज है अर्थ के लिए। एंड सो इज सॉन्ग और म्यूजिक। ऐसे ही हमारे अर्थ पर म्यूजिक भी है। रेन जितनी सुंदर लगती है उतना ही सुंदर किसी का गाना होता है। द कंपेरिजन बिटवीन रेन एंड म्यूजिक एंड देयर फंक्शंस मेकिंग द अर्थ प्योर एंड ब्यूटिफुल कन्वेज द एटर्नल रोल ऑफ नेचुरल फिनोमेना एंड आर्ट इन रियल लाइफ। अब दोनों ही जब आते हैं, चाहे वो रेन आए चाहे वो म्यूजिक आए कहीं से, बारिश क्या करती है? बारिश सारी गंदगी को हटा करके प्योरिटी लाती है। वहीं जब कोई लिसनर कोई सॉन्ग को सुन रहा होता है तो उसके दिमाग से सारे नेगेटिव थॉट्स चले जाते हैं और उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक पे होता है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों ही चीजें, चाहे वो रेन हो चाहे वो म्यूजिक हो, वो एक प्योरिटी का काम भी कर रही हैं। Now let's move ahead and look for another question. This is question number 3. Okay, let us see. How does the rain justify its claim, I am the poem of the earth? रेन ने कैसे जस्टिफाई किया अपने आप को कि मैं अर्थ की कविता हूं? तो पोएम में रेन ने अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए कि वो अर्थ की कविता है, उसने अपनी पूरी वाटर साइकिल की कहानी सुना डाली। कैसे? लेट्स सी। द रेन नरेट्स द जर्नी ऑफ इट्स लाइफ। उसने अपनी पूरी जिंदगी की कहानी सुनाई। फ्रॉम बर्थ टू द रिटर्न टू द ओरिजिन। उसकी जब शुरुआत हुई और कैसे वो वापस लौट करके अपने ओरिजिन में ही मिल गई, विच इज एटर्नल, जो कभी खत्म नहीं होने वाला। इन मिथिकल टर्म्स, मिथ के फॉर्म में। द फैक्ट आर साइंटिफिक बट द फ्रेजेस दैट कन्वे देम आर मेटाफोरिक एंड लिटरेरी। एक्चुअली जो फैक्ट यहाँ पर हमारे जो राइटर हैं वॉल्ट व्हिटमैन उन्होंने लिखे हैं वो सच हैं, दीज आर ट्रुथ, सच्चाई है ये, बट उन्होंने इसको अपने पोएटिक टोन में लिखा है, उन्होंने इसको मेटाफोरिक टोन में लिखा है, उन्होंने लिटरेरी फॉर्म में इसको लिखा है, ठीक है, उन्होंने सॉन्ग के फॉर्म में इसको लिखा है। सो द होल जर्नी हैज अ ब्यूटी एंड अ चार्म एसोसिएटेड विद अ पोम। सो उस पूरी पोम में जो रेन है उसको जस्टिफाई किया गया है कि वो कितनी सुंदर चीज है और कैसे वो एक प्योरिटी का फॉर्म है और कैसे वो सारी गंदगी को हटा करके शुद्धता लाती है, सुंदरता लाती है और उसका चार्म कितना ज्यादा है। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन के आंसर्स अच्छे से समझ में आए होंगे और आपको किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। एंड इफ यू पीपल रियली वांट सर्टेन मोर वीडियोज रिलेटेड टू दीज, you people can subscribe to our channel, that is Adda 24/7. Thank you everyone, but do not forget to like and share the session. Bye bye.